निरंजन जी ने भूमिका बहुत अच्छी बांधी। तो हम ये कह सकते हैं, देखिए हेल्थ जो एक ऐसा विषय है, आवाज आ रही है थोड़ी, हेल्थ एक ऐसा विषय है कि जिसपे राज्य की एक माना जाता है कि राज्य की एक बहुत जरूरी चीज है, राज्य की एक दायित्व है हेल्थ में। अब हम देखें अगर पूरे विश्व के परिप्रेक्ष्य में, दुनिया के परिप्रेक्ष्य में, जिन राज्यों ने, जिन सरकारों ने, जिन देशों ने राज्य को हेल्थ को महत्व दिया, हेल्थ एक्सपेंडिचर को महत्व दिया, उनकी बहुत अच्छी स्थिति है। और जिन्होंने इस पे महत्व नहीं दिया, उनकी स्थिति काफी भयंकर है। उदाहरण स्वरूप भारत में पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर, मतलब जो सरकार जो है, सरकारी खर्चा जो करती है पब्लिक हेल्थ के ऊपर, वो मात्र जीडीपी का 1% है, जिसके अंदर सेंटर गवर्नमेंट का बजट और स्टेट गवर्नमेंट का बजट दोनों मिलाया जाता है, तब जाके वो हेल्थ एक्सपेंडिचर होता है। क्योंकि हेल्थ जो है विषय, वो कॉन्क्रीट लिस्ट में है भारत में, तो जिसमें दोनों ही स्टेट का भी दायित्व है और सेंटर का भी दायित्व है, तो दोनों का खर्चा मिला के 1% है जीडीपी का। और अगर इसी को हम देखें परिप्रेक्ष्य में, तो यूरोपियन कंट्री डेनमार्क है, फिनलैंड है, वहाँ 8%, इंग्लैंड में 7%, फ्रांस में 7.5%, और ये तो विकसित देश है। और अब हम थोड़ा सा अपने ऐसे देश जो है, हम भारत या भारत से गरीब देश जैसे हैं, श्रीलंका 2.5%, नेपाल इवन 1.1%, भारत से ज्यादा, बांग्लादेश 1.6%। अच्छा, ये तो है एक्सपेंडिचर। अब जब एक्सपेंडिचर जब की ये स्थिति है, तो अब हम देखते हैं कि हेल्थ में और क्या क्या चीजें होती हैं। हेल्थ में दो तरह के एक्सपेंडिचर्स हो गए, एक तो हो गया पब्लिक एक्सपेंडिचर, दूसरा हो गया आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर। तो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर का क्या मतलब? आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर वो है जो लोग अपनी जेब से खर्च करते हैं, जिसमें मेडिसिन में खर्च करते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स के बिल में खर्च करते हैं, या अब किसी तरह के दूसरे खर्चे जो अपनी जेब से जनता पैसे देती है, वो खर्च। उसमें देखते हैं हम कि भारत में आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर जो जनता अपने जेब से देती है, वो 63% है। मतलब कुल हेल्थ का जितना पैसा लगता है पूरे देश में, उसका 63%। तो ये है, सपोज भारत में सरकार का खर्चा 1 लाख करोड़ है हेल्थ का, तो जो ये टोटल खर्चा और जो आउट ऑफ एक्सपेंडिचर है, वो 3 लाख करोड़ है आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर। तो कुल मिला के 4 लाख करोड़ हो गया, 4.5 लाख करोड़ हो गया इस तरह से। और हम देखते हैं वर्ल्ड में एवरेज जो है 18.2 आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है। इसका मतलब कि दुनिया के लगभग लगभग देश, मैक्सिमम देश में पब्लिक एक्सपेंडिचर ज्यादा है, ना कि आम जनता का एक्सपेंडिचर, आम जनता के पॉकेट से पैसा जा रहा है। ये तो एक बात है। अब इससे होता, और इसमें अभी जैसे डाटा बताया स्टेट वाइज, थोड़ा सा ब्रीफ किया था आपको निरंजन जी। अब इसमें अगर हम देखें तो ये एक्सपेंडिचर किस तरह से होता है, कहाँ कहाँ जाता है? इसमें सबसे बड़ा एक्सपेंडिचर, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर का मेडिसिन खर्च करने में जाता है। 43% आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर जो है मेडिसिन खरीदने के लिए। और बाकी जो है हॉस्पिटल्स के बिल्स वगैरह 28% है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स के बिल। अब हम ये देखते हैं कि अब इससे होता क्या है। हम देखते हैं कि बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं जहां पर लाइनें लगी हैं, ठीक है, हॉस्पिटल्स हैं नहीं गाँव में, इस तरह की चीजें है ना, भीड़ लग जाती है। अब देखिए भारत में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड बताता है कि 3.8 लाख लोग 2001 से 2015 के बीच में सुसाइड कर लिया। क्यों? क्योंकि उनका हेल्थ कारणों से, उनकी हेल्थ, उनको चिकित्सा नहीं मिली, इस कारण से। मतलब 3.5 लाख, लगभग लगभग 4 लाख लोग सुसाइड कर गए क्योंकि उनको हेल्थ केयर नहीं मिल पाया, लैक ऑफ हेल्थ केयर के कारण। 7% भारतीय लोग जो है बिलो पॉवर्टी लाइन में चले गए, और 23% लोग जो हैं वो हेल्थ के खर्चे को अफोर्ड नहीं कर पाए और उन्होंने को कर्ज लेना पड़ा। डॉक्टर का रेशियो बता ही दिया गया कि WHO का मान लिया 1,000 है पर व्यक्ति डॉक्टर, तो यहाँ है भारत में एवरेज 11,000, कहीं पर 28,000, कहीं 17,000, पर एवरेज 11,000। अब हम अच्छा, अब जैसे कि हम मेडिसिन की बात अगर ले, तो सबसे ज्यादा खर्च जो है मेडिसिन में लगता है। सपोज
और अब इसको थोड़ा सा हम डिटेल में इसीलिए समझे कि भारत सरकार की खुद रिकमेंडेशन है यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की कि अधिक से अधिक मेडिसिन को प्रोक्योरमेंट किया जाए और उनके डिस्ट्रीब्यूशन को और उनके सप्लाई चेन को मेंटेन किया जाए, जिससे कि उनकी प्राइसिंग कंट्रोल हो। पर होता ऐसा नहीं है। एक उदाहरण के लिए, आज मैं रेगुलर एक दवा खाता हूँ जो एक सॉल्ट है। कोई भी डॉक्टर सॉल्ट नहीं लिखता है, वो ब्रांड लिखता है। अब उसी दवा को मुझे खरीदने, वो उसका सस्ता ब्रांड आता है 5 रुपए में, पर कहीं वो मिलता ही नहीं है मेडिसिन दुकान में। क्यों? और मैं पूछता हूँ भाई क्यों नहीं है वो मेडिसिन दुकान में? बोलता डॉक्टर तो लिखता ही नहीं है, डॉक्टर तो यही ब्रांड लिखता है। अब उसी ब्रांड की मेडिसिन 20 रुपए 18 रुपए की है। अब बताइए, गरीब आदमी जिसको 5 रुपए में वो दवा मिल सकती थी, वो 18 से 20 रुपए खर्च कर रहा है, रोज एक गोली चाहिए उसको। तो उसका एक्सपेंडिचर आप देख लीजिए, 15 या 45, 450 रुपए उसको महीने का एक्सपेंडिचर हुआ। मतलब ज्यादा पड़ा, मतलब कुल मिला के 600 रुपए उसको एक टैबलेट महीने की चाहिए। अगर वो मान लिया जाए वो सस्ते वाला सॉल्ट, वो सॉल्ट अगर जो सस्ता मिल जाए उसको, तो वो मात्र 150 रुपए में खरीद लेगा, तो 450 रुपए उसको एक्स्ट्रा देने पड़े। इसका मतलब एक रिकमेंडेशन भारत सरकार को बार बार की जाती है कि डॉक्टर्स को प्रिस्क्राइब किया जाए कि वो सॉल्ट का नाम लिखे, ना कि ब्रांड का नाम लिखे। वो बड़े बड़े नाम ब्रांड्स का लिखते हैं और सॉल्ट तो एक ही है। उससे क्या होता है कि आम आदमी की जेब में वो फर्क पड़ता है और डॉक्टर को कमीशन मिल रहा है। और मजे की बात यह है कि प्राइवेट डॉक्टर्स भी ये लिखते हैं, सॉरी, सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स भी इसको नहीं समझते, वो भी ब्रांड्स का नाम लिख रहे हैं। तो गवर्नमेंट कम से कम अपने डॉक्टर्स को तो संभाले। तो बोलती है कि भाई हम प्रोक्योरमेंट करने के सोच रहे हैं, ऐसा आई वॉश है। उदाहरण के लिए कि हम ये देखते हैं कि भारत में 2015 जब नई सरकार आई 14 में, उसके बाद हेल्थ बजट को कट किया गया। तो ये सारी बातें, और दूसरी तरफ हम देखते हैं रिकमेंडेशन भी आती है गवर्नमेंट की, ये अपनी जगह है। आइए थोड़ा सा और एक बात को देखते हैं, इस एक्सपेंडिचर का जो हम ये एक्सपेंडिचर जो हुआ उससे आगे क्या फर्क पड़ता है, थोड़ा इस पे देख लेते हैं। आगे हम देखते हैं कि भारत में 6 लाख डॉक्टरों की कमी है। भारत के अंदर कुल मिला के 61,000 से ज्यादा सरकारी हॉस्पिटलों में नर्सों की कमी है, लाखों टेक्नीशियंस की कमी है। जो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर है, जो गवर्नमेंट चलाती है गांवों में, छोटे जगहों पर, उसमें 15,000 ऐसे 16,000 ऐसे सेंटर है जहां मात्र एक डॉक्टर है, और 2,000 ऐसे सेंटर है जहां एक भी डॉक्टर नहीं है। बिना डॉक्टर के वो सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर चल रहा है। मजे की बात, ठीक है, 6 लाख डॉक्टर नहीं है। आगे हम देखते हैं कि भारत में, इसी परिप्रेक्ष्य को आगे हम थोड़ा लेके जाएं कि टोटल मेडिकल कॉलेज कितने जहां डॉक्टर बनते हैं। 479 मेडिकल कॉलेज 2017 तक हैं, जिसमें से आप ये देखिए कि 2006 में 256 थे, और उसके बाद जो मेडिकल कॉलेज बनाए गए उसमें मैक्सिमम मेडिकल कॉलेज जो है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज बनाए गए। ठीक है, तो 479 मेडिकल कॉलेज में से 259 मेडिकल कॉलेज जो है प्राइवेट ओन्ड है, मतलब 55% मेडिकल कॉलेज आर प्राइवेटली ओन्ड। और उसकी दुर्दशा ये देखिए, एक वजह की बात, कि उसमें एक तो फीस लगती है, दूसरा डोनेशन होता है, और एक MBBS की पढ़ाई करने में 1 करोड़ रुपए कम से कम आज चाहिए। क्या गरीब का बेटा नरेंद्र मोदी जी जो चाय बेच के प्राइम मिनिस्टर बने, तो क्या अगर यही परिस्थिति होती तो क्या गरीब का बेटा क्या डॉक्टर भी नहीं बन सकता है? प्राइम मिनिस्टर तो दूर की बात है, ये तो व्यवस्था इन्होंने बनाई है। अच्छा, अब लोग कुछ बोलते हैं कि प्राइवेट हो जाएगा सब अच्छा हो जाएगा। गवर्नमेंट का डाटा यहाँ देखिए क्या कहता है। गवर्नमेंट का डाटा कहता है कि 2018-19 के अंदर 82 मेडिकल कॉलेजेस को केवल इरेगुलरिटीज के कारण, लैक ऑफ टीचिंग स्टाफ एंड फैकल्टी, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण एडमिशन करने के लिए बार किया गया 82 मेडिकल कॉलेजेस को, जिसमें से 70 मेडिकल कॉलेज प्राइवेटली ओन्ड थे। समझिए, मतलब कि 82 में से 70 ऐसे प्राइवेट कॉलेज, मतलब जिनको 82 कॉलेजों को बार किया गया एडमिशन के लिए, उनमें से 70 मेडिकल कॉलेज प्राइवेट ओन्ड थे। इसका मतलब कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को सरकार खुद कहती है कि मैसिव अनरेगुलेटेड बिजनेस है।
आज स्वास्थ्य को बिजनेस की तरह डील किया जा रहा है। फार्मास्यूटिकल्स कंपनी पे आपको कुछ नहीं है, डॉक्टर्स कमीशन के लिए बड़े बड़े ब्रांड्स के नाम लिख रहे हैं, मेडिकल कॉलेज की हाई फीस है, इरेगुलेटरीज इतनी ज़्यादा है। इसके अलावा भारत के बच्चे लाखों रुपए फीस देके पढ़ने कहाँ जाते हैं? रसिया। अब ये सीखिए, ये सारी चीज़ें जो हैं एक बड़े परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो मतलब कि हम देखें, आगे निरंजन जी इस पे बात करेंगे। हेलो, आवाज आ रही हाँ है? आ रही है। हाँ, तो बहुत ही जबरदस्त डाटा दिया रोशन जी ने। आप देखिए कि किस तरह से सारी बातें इन्होंने की। इतने ही जो हालत खराब है, ये सब जो बात है एलोपैथी के रिलेटेड इन्होंने बात की कि किस तरह से क्या समस्याएं हैं। तो ये जो मेडिकल क्षेत्र में है, एक एक और चीज़ को मैं ऐड करना चाहूँगा कि हेल्थ सेक्टर की हम लोग जब बात कर रहे हैं तो साथ में और जो पैथीज है उनके ऊपर भी चर्चा होनी चाहिए, जिसमें आपका आयुर्वेद है जो हमारा भारत का ही पुराना विधा है, होम्योपैथी है वो काफ़ी चीप है और काफ़ी इफेक्टिव है। कभी कभी ये भी कहा जाता है कि ये जो होम्योपैथी है और आयुर्वेद, इसके खिलाफ भी एक षड्यंत्र चलता है। कुछ लोग बड़े फार्मा कंपनी या फिर कोई लॉबी है, कौन सी लॉबी है पता नहीं, तो वो लोग भी ये होम्योपैथी और आयुर्वेद के खिलाफ भी काम करते हैं। मुझे याद है कि बांग्लादेश एक बहुत ही गरीब देश है, मान लीजिए हम लोग से भी गरीब है। वहाँ पे एक डॉक्टर हुए तो उन्होंने देखा कि हमारे यहाँ तो गरीबी बहुत है और स्वास्थ्य की भी बहुत समस्या है। तो उन्होंने क्या किया, एक आयुर्वेद और जो प्लांटेशन वाले लोग हैं उनसे मिल करके उन्हें कुछ पौधों का सिलेक्शन किया और वो बोले कि हर पंचायत में, ब्लॉक में ऐसे एक पौधे लगा दो। और उसके बाद उसको बता दिया वहाँ के लोकल लोगों कि भाई जैसे बुखार आता है तो तुलसी का पेड़ लगा लो, तुलसी का जो है क्वाथ पी लो। इस तरह से उन्होंने करके वहाँ का जो हेल्थ की जो समस्या थी उसका काफी कुछ समाधान किया। साथ में एक चीज और है, योग है। योग भी बहुत बड़ी चीज है। योग में भी एक शारीरिक जो योग है जिसमें कि हम एक्सरसाइज करते हैं और ग्लैंड्स को ठीक करते हैं, और साथ में जो मेडिटेशन की जो प्रक्रिया है वह भी वो बहुत इफेक्टिव है। कहा जाता है कि आज बहुत सारी जो बीमारियां हैं वो साइकोसोमेटिक है। तो अगर आप साइको स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करने की, ज़्यादा से ज़्यादा लोग साइको स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करेंगे तो उस तरह की साइकोसोमेटिक जो भी प्रॉब्लम्स होती है, सिकनेस होती है, उस पर भी असर। तो प्रिवेंटिव जो चीज़ें हैं, या तो ड्रग्स है या फिर फैसिलिटी है, उसके ऊपर भी अगर हम लोग चर्चा करेंगे तो हेल्थ सेक्टर में जो केओस आ रहा है वो केओस को हम लोग निदान कर पाएंगे। तो इस ये हेल्थ सेक्टर के ऊपर जो समस्या है इसके ऊपर आगे भी हम लोग चर्चा करते रहेंगे। और अभी तो आप देखें कि जो कोरोना हुआ इसमें जो एलोपैथी के ऊपर ज़्यादा जो डिपेंडेंट थी, यूएस हुए, स्पेन हुए, इटली हुए, फ्रांस हुए, तो इन लोग का भी हालत कुछ ठीक नहीं है। कोरोना जो हुआ है, एपिडेमिक हुआ है, उसमें वो लोग इसको संभाल नहीं पा रहे हैं और कोशिश जारी है। हम लोग को लगता है कि इसका जल्दी ही वैक्सीन भी ये लोग निकाल लेंगे और सब कुछ करेंगे। अभी बीच में एक बात भी हुई थी कि जिसमें कुछ लोग बोले कि होम्योपैथी में भी कुछ इस तरह की दवाई है जो बहुत इफेक्टिव है और आयुर्वेद में भी कुछ इस तरह की दवाई है, कुछ इस तरह का विधान है जो इफेक्टिव है। तो हम लोगों को जो नया समाज है उस समाज को खुले तौर पर इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए कि एक कहीं कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं, किसी चीज़ को दबाया नहीं जाए और मानव जीवन की जो मूल्य है, मूल्यवान जो है मानव जीवन है और मानव समाज है, उसको कैसे ज़्यादा से ज़्यादा हम एक स्वस्थ जीवन दें, इस पे जो है फोकस होना चाहिए और इसके अनुसार सरकार को पॉलिसी बनानी चाहिए और साथ में हम लोग जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनको भी चर्चा करनी चाहिए। और इस तरह का कोई बात आता है जिसमें कि जो बातें हैं जिसमें एलोपैथी सेक्टर में है, जहाँ पे या फिर हर सेक्टर में दूसरे सेक्टर को भी सरकार पैसा लेती देती है, तो ये जो
गवर्नमेंट की जो फंडिंग्स है, जिसमें यह बोला जा रहा है कि 1% आप हेल्थ पे खर्चा कर रहे हैं, आप डिफेंस पे कितना खर्चा कर रहे हैं, आप फिर एजुकेशन पे कितना खर्चा कर रहे हैं, तो इन चीज़ों का भी हम आपको एक डाटा देंगे और वो राज्यवार भी डाटा देंगे। सबका बजट हम आपको दिखाएंगे, देश का बजट दिखाएंगे, पिछले 10 साल में किस तरह से कितना पैसा एलोकेट हुआ है और उस एलोकेशन के बाद भी किस किस सेक्टर में कहाँ एलोकेशन हुआ है। और हम आप लोग से भी द्विपक्षीय एक संवाद चाहेंगे, और भी आज जो हम एक तरह से बोल रहे हैं दूसरे द्विपक्षीय संवाद हम चाहेंगे किसी माध्यम से, जिसमें आप लोग भी बताएं कि किस तरह से हम लोग ये जो समस्या है, अभी हमने हेल्थ सेक्टर का एक समस्या लिया है, इसका कैसे समाधान लें, तो इस पे एक एक्शन प्लान भी हम लोग ले सकते हैं कि, और सरकार को हम सुझाव दे सकते हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा और जनता के बीच में भी जा सकते हैं कि देखो इस चीज़ को इस तरह से सुधारा जा सकता है। तो हमारा एक रोशन जी कुछ बोलना चाहते हैं इसमें? आप कुछ बोलना चाहते हैं रोशन जी? तो रोशन जी आवाज नहीं, अनम्यूट कीजिए। हाँ, निरंजन जी ने बहुत अच्छा कंक्लूड करने की कोशिश की और अच्छा बोला, पर मैं टोक इसलिए रहा हूँ कि उन्होंने बजट की बात कही तो थोड़ा मुझे हंसी आई। दुनिया में हर देश डिफेंस का बजट बनाती है, हर देश हेल्थ का बजट बनाती है, हर देश एजुकेशन का बजट बनाती है, पर है भारत के जो बजट को थोड़ा सा और डिटेल में देखें तो भारत में हम देखते हैं कि 8-8, 10-10 लाख करोड़ रुपया जो है, मतलब कि जीडीपी का 7 से 8-10% तक जो है, यानी कि 40% तक जो है माफ कर दिया जाता है बैंकों का गवर्नमेंट के द्वारा। लाखों करोड़ का टैक्स जो है माफ कर दिया जाता है बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स का। तो भाई साहब, या तो वो बजट के अंदर नहीं आएगा, वो भी बजट का हिस्सा है। आपको बोल दिया 1%, तो अगर भारत 1% कर रहा है और फ्रांस जो है भारत से ज्यादा डिफेंस में है, वो 8% कर रहा है हेल्थ के ऊपर खर्चा, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं आई वॉश है जनता के बीच में। एक्चुअली में भारत में जो सरकार है, बहुत बड़ा हिस्सा बजट का और अपने संसाधनों का या तो वो बेच रही है, या फिर वो कॉर्पोरेट्स का लोन माफ करने में लगा रही है, या फिर उनके टैक्सेस को माफ कराने में लगा रही है, मतलब उनको टैक्स को माफ कर देना कि उस क्षेत्र में आपसे टैक्स नहीं लेंगे। इस तरह के जो धांधलीबाजी चल रही है इस देश के अंदर, आम जनता को आई वॉश किया जा रहा है कि भाई पैसा ही नहीं। भाई साहब, पैसा नहीं तो 8 लाख करोड़ रुपया जो भारत के पूरे बजट का 30% है, वो तो आपने ऐसे माफ कर दिया कैपिटलिस्टों का या लोन का। उसके अलावा उसके बाद आप लिक्विडिटी भी देते हो फंड्स को, वो सबको जोड़ा जाए तो ये माना जाए कि पूरी की पूरी भारत का बजट जो है, बहुत बड़ा मैसिव बजट, 40 से 50% डायरेक्ट बजट जो है, वो पूंजीपतियों के हितों को डायरेक्ट रूप से पोषण में लगा हुआ है। और दूसरा कि गवर्नमेंट 2 तरीके से पैसा कमाती है, टैक्स के द्वारा, और दूसरा अपने संसाधनों से पैसा कमाती है, जिसमें कोल है, बड़ी बड़ी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम है, तो उनसे कमाती है। तो उनसे कमाया गया पैसा कहाँ है? उसको तो आप बेच रहे हैं औने पौने दामों में। तो एक तरफ तो आप अपने रेवेन्यू को खत्म कर रहे हैं, और दूसरा जो आपका रेवेन्यू आ रहा है वो आप टैक्सेस को माफ करने में लगा रहे हैं, और तीसरा आप जो है टैक्सेस नहीं ले रहे हैं बड़े कॉर्पोरेट से। ये मैं बस लास्ट में यही कहूँगा। इसीलिए मेरा यही एक कहना है कि गवर्नमेंट स्टीप अप करे, अपने फंड्स को 6 से 7% करे, वो बहुत ईजी वे में कर सकती है, या कोई फंड्स का रोना नहीं है। जी, तो मैं चाहूँगा कि हम लोग इस डिस्कशन को आगे बढ़ाएं, और आपने जो बातें कही कि एनपीए हुआ बैंक के सेक्टर में और सरकार की जो पॉलिसीज है, डिफरेंट जो पॉलिसीज है, उसको एनालिसिस करके हम लोग खास करके जो 2 सेक्टर है, एक है आपका एजुकेशन और हेल्थ, इसको एक बार एजुकेशन पे भी हम लोग प्रोग्राम करके फिर एक कंक्लूडेड और एक रिसर्च बेस्ड पीछे क्या एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट की हो रही है, गवर्नमेंट के डाटा के अनुसार ला करके हम लोग इसको प्रेजेंट करें, ताकि दर्शक भी समझे, और हम लोग जो लोग भी हमारे प्रोटेस्ट फोरम आंदोलन से जुड़ना चाहेंगे या जुड़ रहे हैं, उनको भी यह समझ में आए कि क्यों हम लोग यह बात उठा रहे हैं और कैसे बात कर रहे हैं। बिल्कुल तथ्यात्मक की प्रस्तुति करके हम लोग इस चीज़ों को एक समाधान की तरफ भी मोड़ने का कोशिश करें।